नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लर्नर ऑफ द वीक नाम की एक सीरीज हमने स्टार्ट करी थी जिसमें हम हर हफ्ते एक एस्पिरेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर उनके कोई स्पेसिफिक डाउट्स है तो उनको हम रिजॉल्व करते हैं। तो आज इस हफ्ते हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय वाघ। अक्षय, वेलकम टू पाथफाइंडर। प्लीज अपने बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें, हमारी ऑडियंस को, फेलो एस्पिरेंट्स को अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम अक्षय वाघ है। मैं पुणे के नज़दीक का एक छोटा सा शहर है शिरूर, वहाँ से हूँ। मेरा ये भी सेकंड अटेम्प्ट होगा। पहला अटेम्प्ट 2020 था, तो उसमें मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन इस साल आई एम प्रीटी श्योर आई विल। श्योर, बिल्कुल। आई एम श्योर यू विल क्रैक द प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू दिस ईयर अक्षय। क्योंकि मुझे पता चला है कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अभी हमारी जब बात हो रही थी बस सेशन स्टार्ट होने से जस्ट पहले, तो ही वाज टेलिंग मी हिज प्रोग्रेस। तो आज अक्षय से हम बातचीत करेंगे रिगार्डिंग हिज स्पेसिफिक डाउट्स। तो अक्षय, आपको कोई भी डाउट्स हैं, आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़ गो अहेड, बताइए मुझे कि क्या पूछना चाहेंगे आप। सर, तो वही कि हमने सेशन के शुरुआत में बोला था कि एथिक्स के बारे में पूछना था। GS4 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एथिक्स। तो एथिक्स में एक बुक है लेक्सिकॉन, वो बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि लेक्सिकॉन पढ़ो, लेक्सिकॉन पढ़ो। तो वो इनफ है क्या एथिक्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल से लेक्सिकॉन इनफ है, क्योंकि लेक्सिकन में जो क्या है, बेसिक डेफिनेशंस हैं वो सारी दी हुई हैं। लेक्सिकन का लास्ट ईयर नया एडिशन भी आया था 2020 में। तो आई थिंक अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अब 2022 के लिए या 21 की भी जो तैयारी कर रहे हैं, इट्स बेस्ट टू हैव द लेटेस्ट एडिशन ऑलवेज। इससे पिछला एडिशन 2016 में आया था। तो वैसे कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह बदल दिया है, बट लेक्सिकन इज गुड। आई थिंक लेक्सिकन इज गुड इनफ। आपको जी सुब्बाराव पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग जी सुब्बाराव पढ़ते थे, बट आई थिंक इट्स टू बल्कि और इतना मेरे अनुसार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो लेक्सिकन में क्या है कि आपको एक तो बेसिक सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, सारा आपका उससे काम हो जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट जो है केस स्टडी, उसमें मुझे लगता है कि लेक्सिकन से काम नहीं होगा। यू नीड लिटिल मोर प्रैक्टिस। तो केस स्टडी के लिए एक तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, जैसे कि मेंस के आपने अगर कहीं पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उसके आप आंसर्स को लिखिए। प्रीवियस 9 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप एनालाइज करो। एथिक्स के जो पेपर हैं 2013 ऑनवर्ड्स, उनको सबको आपको एनालाइज करना है और ये देखना है 8 सालों के पेपर में कि किस तरह के केस स्टडीज को पूछा गया है। तो कोशिश करो कि सारे केस स्टडी आप लिखो बैठ के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है एथिक्स के केस में, उससे आपको काफी आइडिया लगेगा। और कई बार केस स्टडीज जो हैं वो थोड़े से करंट अफेयर्स से रिलेटेड होती हैं, नॉट एग्जैक्टली करंट अफेयर्स पर सिनेरियो थोड़ा वहां से मिलता जुलता हो सकता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स पर अपडेटेड हैं तो आप केस स्टडी भी लिख सकते हैं। कुछ केस स्टडी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बेसिक, उसके लिए आप क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। जैसे अनअकैडमी पे भी उसके लिए क्लासेस चलती हैं। GS4 के जो कोर्सेज हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि आप कुछ भी करें, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। तो चाहे आपको कोई भी चीज मॉरली एथिकली सही लग रही है, लेकिन अगर वो देश के संविधान के खिलाफ जा रही है, तो आप केस स्टडी में ये नहीं लिख सकते कि मैं मतलब सिंघम बन जाऊंगा या कुछ भी कर लूंगा। तो आपको इस तरह के सिनेरियो नहीं लिखने। तो जस्ट बी अवेयर अबाउट दोज ग्राउंड रूल्स। और मेन प्रैक्टिस है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करनी होगी। एंड जहां तक आपके सवाल का मतलब टू द पॉइंट जवाब है, तो लेक्सिकन इज गुड इनफ अकॉर्डिंग टू मी। Yes, sir. Next question: is there any scientific reason for coronavirus टू पीक इन समर एंड सबसाइड इन विंटर? हमने लास्ट ईयर देखा कि फर्स्ट वेव आया था तो मार्च में आया था, और जब सितंबर में अनलॉक हुआ लोगों को लगा केसेस बढ़ेंगे, लेकिन तब नहीं बढ़े। वो जनवरी नेक्स्ट ईयर, मतलब इस साल जनवरी फरवरी में वो स्टार्ट हुए, और फिर से हमने इस साल मार्च अप्रैल में सेकंड वेव देखा। वो पहले से भी ज्यादा लगता था, और अब भी हम देख रहे हैं कि अभी डिक्लाइन पे है। तो क्या साइंटिफिक रीजन है क्या इसका? देखो अक्षय, इसका करेक्ट आंसर मेरे पास नहीं है। दैट विल बी माई ऑनेस्ट आंसर टू यू। जहां तक वेव की बात है, देखो वेव डिपेंड करता है हर कंट्री में। इंडिया सेकेंड वेव वॉज इन अप्रैल में, लेकिन कई यूरोपियन कंट्रीज है उसमें सेकेंड वेव सितंबर अक्टूबर 2020 में आ गई थी। तो इस वायरस का मौसम से इतना कोरिलेशन हम नहीं निकाल सकते। इनिशियली बहुत लोगों ने कहा था कि वायरस इट्स लाइक अ फ्लू, सो ये सर्दियों में फैलेगा, लेकिन ये बात सच साबित नहीं हुई है। समर्स में इसका पीक देखा गया है बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया में। तो उसके पीछे देखो एक तो मेन रीजन ये है कि द वायरस सर्वाइव्स इनसाइड आवर थ्रोट, इनसाइड आवर बॉडी। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर पर इतना डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है, मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सर्दी हो या गर्मी हो, इट इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बाहर के टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर को कोरिलेट मत कीजिए। और अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सर्दी में फिर से कोई वेव नहीं आ सकती। इट ऑल डिपेंड्स कि लोग कितना इंटरमिक्स कर रहे हैं, कितने वैक्सीनेटेड हैं, कितने लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, उस वाले फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो वी कैन से दैट राइट नाउ सीजन्स इज नॉट अ फैक्टर। यहाँ पे जो मौसम है वो कोई फैक्टर नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पे अगर आप जैसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानना चाह रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि क्या फैक्टर्स हैं। तो मेजर फैक्टर तो यही है कि जितना लोग इंटरमिक्स होंगे, जितना भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएंगे, और जितना ज्यादा म्यूटेशन हो रहा है वायरस में, एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सीजन इस वायरस के लिए इतना बड़ा फैक्टर सामने नहीं आया है। So next question, how to cover art and culture is Nitin Singhania book enough? So वो भी एक लेक्सिकॉन जैसी बुक है, हाईली रिकमेंडेड आती है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, जो भी रिसोर्सेस ज्यादातर लोग बताते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि बहुत लोगों ने ये बताया है तो गलत होगा। वो बहुत लोग इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वो सही है। एक बेयर मिनिमम जो बुक लिस्ट होती है उसमें नितिन सिंघानिया को शामिल किया जाता है। सो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया इज गुड इनफ। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा उसमें कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा ही हैं जो जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही है। तो आपको उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे पहले सवाल पूछे जा चुके हैं वो सारे कवर करने हैं। आई वुड से अबाउट 90% ऑफ द मटेरियल इज यूजफुल, इट इज रेलेवेंट। ठीक है, 5-10% मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उस बुक में, जो अभी तक तो नहीं पूछा गया है, और ना ही मुझे लगता है कि कोई संभावना है कि भविष्य में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको अगर थोड़ा सा बेसिक और करना है तो आप एनसीईआरटी की फाइन आर्ट्स वाली जो बुक है उसको पढ़ सकते हो, और सीसीआरटी की वेबसाइट पर जाकर आप फोटोज देख सकते हो। अच्छे अच्छे आपको वहां पर रेलेवेंट फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ टेक्स्ट भी मिल जाएगा। लेकिन ये है कि अब एक वेबसाइट से जाकर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो इट इज ऑलवेज बेस्ट टू हैव अ बुक इन योर हैंड। तो नितिन सिंघानिया बुक डेफिनेटली इज द वे टू गो फॉरवर्ड आर्ट एंड कल्चर में। उससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कम से कम 2 बार पढ़िए। एक बार उसको बेसिक रीडिंग लगाइए, सेकेंड टाइम रिवाइज इट थरली। एंड नितिन सिंघानिया से बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आने वाला है। तो नितिन सिंघानिया किताब जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है आर्ट एंड कल्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम टू अलॉट फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन और शुड वी कीप इट आफ्टर प्रीलिम्स? आप अभी 2021 के लिए पूछ रहे हो स्पेसिफिकली, या इन जनरल पूछ रहे हो कि अगले साल की जैसे आपकी तैयारी? अभी के लिए सर, अभी के लिए क्योंकि देखो, अभी 4 महीने एक्स्ट्रा मिले ना। यस तो यस, जब ये लगा सेकंड वेव आया, पोस्टपोन हुई, तो सारा मेरा प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए था। तो मैंने ऑप्शनल के लिए बिल्कुल टाइम नहीं अलॉट किया था लास्ट 2 मंथ्स। आपका ऑप्शनल क्या है? मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। बॉटनी है मेरा ऑप्शनल। ओके, मेरा ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट से है, तो मैंने वो ऑप्शनल लिया हुआ है। तो मैं कितना टाइम अभी अलॉट करूँ, या अभी भी मैं उसे थोड़ा सा ये रखूँ, कम रखूँ? देखो आपके केस में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपने एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले अपना पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा होगा, राइट? पढ़ा है आपने उसकी क्लासेस या मतलब नोट्स एक बार अच्छे से कवर किए हैं? तो वो एक इश्यू आ रहा है सर कि मुझे मटेरियल नहीं मिल रहा है अच्छा पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए तो वो बहुत सारा सिलेबस है ना, वो नीट के पेपर से मैच करते हैं, नीट का जो लाइफ साइंसेस का है। तो मैंने नीट एक बार दी है और वो सिलेबस मेरा अच्छे तरह से कवर है। तो पेपर 2 इज ओके। पेपर 1 में जो किताबें है ना, तो उनके अच्छे से नोट्स नहीं मिल रहे, तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें। तो मुझे लगता है अगर मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा ना, तो बाकी सारा जो ये बाकी सारे जो सब्जेक्ट हम डेली कवर करते हैं उनमें से कुछ टाइम हो जाएगा, और मेरा जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो थोड़ा लैग कर रहा है। देखो, एज ऑफ राइट नाउ 4 महीने हैं आपके पास। 4 महीने से थोड़ा सा कम समय है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पेपर 2 प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, बॉटनी का एक पेपर आपका प्रिपेयर्ड नहीं है, राइट, तो यू शुड गिव 1 मंथ टू इट। 1 महीना दे दो उसे। 1 महीना आप टाइम अच्छे से दे सकते हो, दिन में 2-3 घंटे तक दे सकते हो रेगुलरली। उसके बाद जुलाई 10th ऑनवर्ड, जैसे आज 10th जून है जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो 10 जुलाई के बाद में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फिर 1 घंटे से ज्यादा मत देना जुलाई के महीने में। और अगस्त और सितंबर में आपको ऑप्शनल को टाइम नहीं देना है। तो फॉर द नेक्स्ट 1.5 मंथ यू कैन गिव टाइम टू ऑप्शनल,
आप समय दे सकते हो। खास करके एक महीने तक अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हो। आप अगर कहीं पर जैसे मान लीजिए क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं तो 2 घंटे की क्लास होगी मिनिमम, तो उस तरह की क्लासेस आप फॉलो करो। मटेरियल अगर आपको नहीं मिला है तो आई एम नॉट अ बॉटनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो मैं आपको एग्जैक्टली उसमें गाइड नहीं कर सकता, बट आप जहां से भी मतलब गाइडेंस ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने दूसरे पेपर की प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रांग करो, वो बहुत जरूरी है। एक महीना आपको पूरा उसको देना चाहिए, और 1 से 1.5 महीना आई थिंक आप एक पेपर को स्ट्रांग कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। जुलाई एंड के बाद अगस्त के महीने में ऑप्शनल को टच मत करना। उसके बाद हो सकता है आपको कभी रिवाइज करना पड़े तो यू कैन डू इट ऑन संडेज, मे बी गिव इट 1 और 2 आवर्स मैक्सिमम, हफ्ते में एक दिन, लेकिन डेली आप टाइम मत दीजिएगा अगस्त सितंबर में। सो अभी 1 महीना 15 दिन, 1 महीना 20 दिन आप ऑप्शनल को दे सकते हो। और वो भी मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे एंड इट इज योर सेकेंड अटेम्प्ट, सो आपका एक बार बेसिक सारा कवर्ड है, आपको थोड़ा और उसे बेहतर बनाना है। आप तैयारी तो पिछले अटेम्प्ट से कर रहे हो ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना बिना तैयारी के दिया था। यू डिडंट गिव योर अटेम्प्ट अनप्रिपेयर्ड, राइट? यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल। Yes, sir, I was prepared. Okay, so I am assuming that you have covered the basics, everything. So that is why I am suggesting that you can go for your optional preparation for the next 1.5 months. Yes, sir. Next question. So, is covering current affairs from monthly magazines enough, or do we have to read newspapers every day? Because many times reading newspapers also takes a lot of time. न्यूज़पेपर टेक्स टाइम बट इट इज नेसेसरी। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही चाहिए। न्यूज़पेपर एक ऐसा क्रूशियल एस्पेक्ट है जो आपकी प्रिपरेशन में एज लेकर आएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स आजकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, खास करके कई लोगों को ये इशू रहता है कि न्यूज़पेपर एक्सेसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पर रहते हैं, क्या आपके वहां पर हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आता है? मुझे पता नहीं है। नहीं आता सर, लेकिन हाँ, ऑनलाइन अभी अवेलेबल है तो एग्जैक्टली, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में क्या है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं। इट इज डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड इट, कि डिजिटल एडिशन अखबार का पढ़ना बहुत मुश्किल है। इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं है। हम बचपन से क्या है कि कागज पे नोट्स पे पढ़ते आ रहे हैं चीजों को, तो थोड़ा सा ऑनलाइन या पीडीएफ्स को पढ़ना इतने लंबे समय तक मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर क्या है कि डेली आपके दिमाग को शार्प रखते हैं। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो है वो रिवीजन की तरह लगेगी। सो रीडिंग अ न्यूज़पेपर डेली, यू शुड गिव एटलीस्ट 1 to 1.5 hours, डोंट गिव मोर देन 1.5 hours, 1.5 घंटे से ज्यादा मत दो। हाँ, अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, आपको हिंदू के आर्टिकल का एबीसीडी नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको 2 घंटे लगे, बट एज टाइम प्रोग्रेसेस 6 महीने के अंदर आपका हिंदू का टाइम आ जाना चाहिए 1.5 hour पे। और अगर कोई 1 साल से पढ़ रहा है तो आई थिंक दे कैन इजिली कंप्लीट हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप पढ़ रहे हो, विद इन 75 मिनट्स, 1 hour to 1 hour 15 minutes में आप आराम से न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो। सो रीड न्यूज़पेपर डेली, और महीने के एंड में जो मंथली मैगजीन्स आती है वो आपके लिए रिवीजन का काम करेंगी। लेट्स से कि आपका किसी दिन अखबार छूट गया, हो सकता है यू डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर ऑन अ पर्टिकुलर डे, 3-4 दिन ऐसे हो भी सकते हैं, तो उस दिन अगर कुछ ऐसा आया था न्यूज में जो आपका रह गया, तो फिर वो आपका मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में कवर हो जाएगा। अब न्यूज़पेपर डेली पढ़ने से क्या होगा, एक आपको ये भी चीजें समझ में आने लगेंगी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब इजराइल पैलेस्टाइन में डेली क्या हो रहा है वो आपको जानना जरूरी नहीं है। जैसे लास्ट मंथ एक वहां पर लड़ाई चली थी, अब उस लड़ाई में डेली क्या चीजें हो रही है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओवरऑल इशू क्या था, लड़ाई क्यों हुई, वो आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन में पता चल जाएगा। तो अगर उस पर आप डेली इंटरनेशनल पेज पे 2-3 आर्टिकल पढ़ोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट है। तो ये नॉलेज जो है आपको 5-6 महीने में मिलेगी। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, सो दैट यू कीप इन टच विद थिंग्स। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था तो क्या होगा कि मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में आपको सीधा पता चलेगा कि अच्छा शेख जरा में ये हुआ था, इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में लड़ाई हुई थी, बट यू विल नॉट बी एबल टू गेट द बैकग्राउंड। तो थोड़ा सा एक दिमाग आपका तैयार रहता है, यू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द मंथली करंट अफेयर्स रिविजन इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एवरी डे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी वोकैबुलरी डेवलप होती है, आप ऐसे राइटिंग की स्किल सीखते हो, क्योंकि जब आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो आप ऐसे का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हो। एडिटोरियल क्या है, इट इज लाइक एन ऐसे दैट इज कमिंग आउट एवरी डे इन द न्यूज़पेपर। तो जब आप ऐसे पढ़ते हो तो आप ऐसे लिखना भी सीखोगे। तो जो चीजें आंखें आपकी देखती है, जो चीज आपका दिमाग जानता है, वही आप लिख पाओगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है न्यूज़पेपर पढ़ने का। हाँ, एक सब क्वेश्चन था सर उसमें कि पहले जो पेजेस होते हैं उनमें हेडलाइंस पढ़नी होती है, पूरा पढ़ना होता है। देखो, एडिटोरियल्स हाँ, तो वर्ड टू वर्ड देखते हैं ना। देखो यूजुअली फर्स्ट पेज की न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट पूरी नहीं होती है। मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको लग रहा है कि रेलेवेंट है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई नई स्कीम आई है, ठीक है, मान लो कि कोई नई स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है,
तो उसके ऊपर अगर डिटेल्स आई हैं तो फिर वो फर्स्ट पेज न्यूज में पढ़ो, लेकिन ऐसा मोस्टली होता नहीं है। जनरली क्या होता है कि इसी तरह की हेडलाइन होती है, आज इसने ये कहा, आज उसने वो कहा, पार्लियामेंट में हंगामा, या कोई मेजर इंटरनेशनल नेशनल इवेंट है तो उसकी एक मतलब बड़ी सी हेडलाइन होगी। 99% केसेस में फर्स्ट पेज में हेडलाइन पढ़ना इनफ होता है। सेकंड थर्ड पेज जो होते हैं वो भी मोस्टली लोकल न्यूज के होते हैं, तो उनको आपको हेडलाइन पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। आपके लिए मेनली काम के पेज होते हैं, एक तो नेशनल, एक इंटरनेशनल, मतलब 2 पेज नेशनल वाले, एक पेज इंटरनेशनल वाला, वो बहुत जरूरी है, वो डेली आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। और एडिटोरियल तो पढ़नी है, एडिटोरियल ऑपेड दोनों पढ़ना है आपको। तो ये जो 6 पेजेस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में आई डोंट सजेस्ट कि आपको स्पोर्ट्स पढ़ना चाहिए, जस्ट कीप अ टैब ऑन हेडलाइंस। इतना आइडिया होना चाहिए कि विंबलडन कब होता है, फ्रेंच ओपन कब होता है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि इंटरव्यूअर्स ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक वैसे भी जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कब हो रहा है। तो इफ यू इवन जस्ट रीड द हेडलाइंस, फॉर एग्जांपल आपने अभी आपको अगर पता है कि मान लो फ्रेंच ओपन चल रहा है, तो इतना बहुत है। यू डोंट नीड टू नो कि डेली कौन मैच जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे अगर चैंपियंस लीग का फाइनल हुआ है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि चैंपियंस लीग कौन जीता है, तो दैट्स इट। स्पोर्ट्स में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली आपके लिए नेशनल, इंटरनेशनल, एडिटोरियल और ऑप-एड, ये वाले पेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। Thank you, sir. Next question. Okay. Should we continue solving prelims test series or wait for at least the last 2 months before prelims? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी और मैं दे रहा था कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज, तो अभी वो बाकी टेस्ट, कुछ टेस्ट बाकी है, तो मैं अभी दूं या लास्ट 2 मंथ्स के लिए बचा के रखूंगा? टेस्ट देते रहो, वीक में एक टेस्ट कम से कम आपको देना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, जैसे कि अब मान लो अगर आप पाथ फाइंडर की टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, तो उसमें डेली टेस्ट होता है, वीक में 6 डेज टेस्ट है, तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आप उसको 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हो तो कम से कम वीक में एक टेस्ट आपको देना जरूरी है। तो जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, मेक श्योर दैट यू गिव एटलीस्ट 1 टेस्ट इन अ वीक। और अगर एक साथ पूरा फुल लेंथ टेस्ट नहीं दे रहे हो, सेक्शनल दे रहे हो, तो मेक श्योर यू गिव 3 और 4 टेस्ट एटलीस्ट। सेक्शन वाला है अगर, जिसमें 15, 20, 25 क्वेश्चन है, तो टेस्ट सीरीज के टच में रहो, छोड़ो मत उसको पूरा। हाँ, अगर आपके केस में जैसे इफ यू आर गिविंग मोर टाइम टू ऑप्शनल प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, देन यू कैन प्रोबेबली स्किप द पार्ट वेयर यू आर गिविंग टेस्ट सीरीज डेली। तो रोज वाली टेस्ट सीरीज अभी मत करो, लेकिन अगस्त सितंबर जो लास्ट के 2 महीने होते हैं प्रीलिम्स के पहले, उस समय में आपका डेली एक टेस्ट तो होना ही चाहिए। अगर फुल लेंथ नहीं होता है, सेक्शनल भी है, लेकिन एक टेस्ट सॉल्व करो, चाहे प्रीवियस ईयर करो, चाहे मॉक टेस्ट करो, टेस्ट सीरीज जो भी आप कर रहे हैं, बट एटलीस्ट एक टेस्ट डेली सॉल्व होना जरूरी है। Sir, thank you. Next question. How to study Yojana and Kurukshetra magazine for GS paper? So many times in mains, people say that if you are to write mains answer writing, Yojana and Kurukshetra are helpful. But how to study them, sir? Do we have to go word by word only, or do you have to make notes and then revise them? आई डोंट थिंक दैट आपको योजना कुरुक्षेत्र पढ़नी चाहिए। देखो, एक टाइम था जब ये दोनों मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को कोई और कवर नहीं करता था इतना। लेकिन अब क्या है कि करंट अफेयर्स का कवरेज इतना ज्यादा बढ़ गया है, यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे, सभी जगह, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में आने के बाद से हार्डली कोई गवर्नमेंट स्कीम ऐसी होती है जो मतलब कोई पढ़ा नहीं रहा है आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, देन गो फॉर योजना एंड कुरुक्षेत्र समरी, जो आपको बहुत सारे चैनल हैं, जैसे लेट्स क्रैक यूपीएससी, सीएससी है, वहां पर आपको समरी मिल जाएगी। योजना कुरुक्षेत्र जो पढ़ा रहा है ना टीचर, वो मंथ में एक बार पढ़ा देते हैं, उसको आप कवर कर लो, दैट इज गुड इनफ। और अगर आपको है कि मुझे खुद आर्टिकल पढ़ना है, इफ यू वांट टू रीड दोज मैगजीन्स बाय योरसेल्फ, तो उसमें सारे आर्टिकल मत पढ़ो, जो उसका कवर पेज पे जो आर्टिकल आता है ना, मोस्टली वही इंपॉर्टेंट होता है वो। और उसके अलावा 1 या 2 आर्टिकल, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। काफी सारों में तो रिपीटेटिव होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल एक ही स्कीम के बारे में साल में 3-4 बार भी आ सकता है। बट मान लो कि योजना ने जैसे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर अपना कवर, जो उसका कवर आर्टिकल है वो वाटर पे है, तो वो वाला आर्टिकल पढ़ लो, इससे ज्यादा मत करो। फर्स्ट सजेशन इज दैट यू कवर इट फ्रॉम अ ऑनलाइन रिसोर्स। इफ समबडी इज टीचिंग इट, उसकी समरी कहीं पर आपको मिल रही है तो समरी कर लो। सेकंड ऑप्शन वुड बी दैट यू रीड द आर्टिकल, जो मेन आर्टिकल है, बस, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज्यादा पूरी मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कवर टू कवर योजना कुरुक्षेत्र कभी मत पढ़ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। Thank you, sir. Next, can you suggest any strategy to study medieval Indian history, because it is most neglected area? I saw many videos which are covering ancient and modern. You also are doing modern history.
लेक्चर मैं सीरीज मॉडर्न आपको देखो, मैं बताता हूँ, मिडिवल के लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकंड वुड बी कि सतीश चंद्रा की किताब पढ़ लो। सतीश चंद्रा की 2 किताबें आती है, वो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वाली मत पढ़ना, वो ऑप्शनल वालों के लिए सजेस्टेड है। एक कंबाइंड किताब आती है उनकी मिडिवल हिस्ट्री की, ठीक है, तो उसको आप पढ़ो। वो भी अगर आपको ओवरवेलमिंग लग रही है, जो लग सकती है, कई लोगों को लगेगा कि अरे ये भी बहुत ज्यादा है, तो फिर एक बेस्ट काम ये करो कि मैं मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, उसको आप देख लेना, ठीक है। इसको मॉडर्न खत्म करने के बाद मिडिवल स्टार्ट करूंगा मैं, तो मिडिवल हिस्ट्री आप वहाँ से मेरे जो लेक्चर्स होंगे वहाँ से कवर कर लेना, मैं नोट्स वगैरह भी दे देता हूँ, तो आप उससे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब मुझसे पढ़ो, जिससे भी आपको अच्छा लगता है, एनी टीचर दैट यू लाइक, जिससे भी पढ़ो, मतलब वहां से जो चीज आपको लग रहा है कि टफ है, मैं नहीं कर पा रहा कवर, मेरे को प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बेस्ट बात ही यही है कि दैट यू कैन गो फॉर अ लेक्चर सीरीज ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा, मुझसे पढ़ो ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ हिस्ट्री। नहीं, पर आपका एक वीडियो देखा था मैंने, वो नागा इंसर्जेंसी वाला, बहुत अच्छे से आपने हाँ पूरा स्टार्ट टू एंड एक्सप्लेन किया था, सो आई रियली लाइक इट। और मैंने इसको देखा, थोड़ा सर्च भी किया, लेकिन आपके अलावा किसी ने इतना अच्छे से नहीं कवर किया था वो पूरा सेगमेंट। मतलब आप प्री इंडिपेंडेंस से आप अभी तक गए थे उसमें। वही है, मैं मॉडर्न नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न में भी क्या है ना, देखो सीरीज लंबी भी इसीलिए होती है, कई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सीरीज बहुत लंबी हो रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो सीधा बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग बैटल ऑफ प्लासी, मैंने वहां से स्टार्ट नहीं किया है, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, जैसे यूरोपियंस पोर्चुगीज कौन कौन आया क्या किया, तो मतलब काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, सारे रिवेलियंस वगैरह पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पूरी हिस्ट्री पढ़ाने के बाद मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा ये रिवोल्ट हुआ था, पेजेंट रिवेलियंस हैं, वो सब अलग नहीं है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द सीरीज, दैट इज वाई इट विल टेक टाइम, एंड ऑब्वियसली द मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस इज अ लिटिल बिग, और क्वेश्चंस भी ज्यादा यहीं से आते हैं, तो थोड़ा हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रखेंगे। मिडिवल भी हो जाएगा, मिडिवल इतना लंबा नहीं है, मिडिवल तो छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मिडिवल तो मुझसे ही पढ़ लेना, हो जाएगा उससे आराम से कवर। Okay, sir, last question. This is the second last question. When should I start writing essays, before or after films? Many times people suggest that many times people don't even do essay writing before films. They say only after means will do, after films will do. So, but I have seen some lectures and there people say you don't write the first draft in the exam copy. You write first draft before, then you write second draft. You write the final draft, that is the final answer in the essay. So keep those some essays you have to write about unemployment, poverty and stuff. So what do you suggest about essay writing? देखो पहली चीज ये कि जो तैयारी अभी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, मैं दोनों के लिए बताता हूँ, आपके लिए भी बताऊंगा, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबली हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022, उन लोगों को तो ये करना चाहिए कि महीने में एक दिन ऐसे के लिए रखो, ठीक है। 1 डे इन अ मंथ फॉर ऐसे, एवरी मंथ। तो मान लो कि आप नेक्स्ट ईयर जब मेंस दोगे तब तक 15 महीने हो चुके होंगे, 16 मंथ्स मान लो अप्रोक्सीमेटली, तो 16 मंथ्स में आपके पास 16 into 2 32 एसेज हो जाएंगे, राइट 2 एसेज ऑन 1 पर्टिकुलर डे, ठीक है। एक दिन आप ऐसा रखो जिस दिन आप ऐसे लिख रहे हो, बहुत जरूरी है, यू हैव टू डू इट प्रोबेबली इन सेकेंड और थर्ड मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन। आपने तैयारी शुरू करी, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ लिया, या ज्योग्राफी और साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आई एम अज्यूमिंग कि उनका एक बेसिक जी के लेवल होता है, सो दे ऑलरेडी नो अबाउट इश्यूज लाइक विमेन एम्पावरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, दे आर नॉट ब्लैंक अबाउट इट, ऐसा नहीं कि वो एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, कुछ चीजें तो आप लिख ही सकते हो। तो ये जो बिल्कुल बेसिक बेसिक टॉपिक्स है ना, इन पे तो लिख ही दो, और कुछ नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसे जो पूछे गए उनको लिख दो, और अपने एसेज को कंपेयर करो। मार्केट में आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जिनमें आपको स्टैंडर्ड एसेज या ऐसे राइटिंग के ऊपर जो बुक्स हैं जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स कवर्ड हैं, उनसे अपना आंसर कंपेयर करो, सो यू विल गेट टू नो कि आपकी राइटिंग कहां पर लैक कर रही है, और धीरे धीरे अपनी राइटिंग को इंप्रूव करो। जो भी ये आपको कहता है कि प्रीलिम्स के बाद ही ऐसे लिखा जा सकता है, वो गलत कह रहा है। अगर आपको ऐसे में अच्छा स्कोर करना है तो आपको 1 साल पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, या तो फिर ये है कि आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो, आपने स्कूल कॉलेज में आपने बहुत ऐसे लिखे हैं एंड यू आर वेरी गुड एट इट। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो वो प्रीलिम्स के बाद कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा नहीं है लिखने में, उनको मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप बैठ के ऐसे लिखो। अब अक्षय, आप मुझे फ्रैंकली बताना कि कितने एसेज आपने अभी तक लिखे हैं, आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है, एंड हाउ मेनी एसेज हैव यू रिटन? So just one, so it was a spin-off. So what happened? I got a great penalty question in one of the essays. So I started researching about it and I found so much material. So I wrote a essay on it. So that was I think the only essay I read.
last 2 years. So The you most have biggest so you have written only one essay till date. Yes. हाँ, तो बस यही तो गलती कर रहे हो आप, इसीलिए आपके ऐसे में फिर कम नंबर रहेंगे ना। अब देखो आपको क्या करना है, मेंस प्रोबेबली जनवरी में होगा, तो आपके पास अभी भी 6 महीने हैं, ठीक है। दिसंबर या जनवरी में जब भी होता है मेंस, तो 6 महीने आपके पास बड़े प्यार से हैं, 6 से 7 महीने। अब आप ये कर लो कि महीने में एक दिन की बजाय 2 दिन कर लो। एवरी 15 days यू हैव टू टेक आउट टाइम एंड राइट 2 essays। 3 घंटे का टारगेट रखो, 3.5 घंटे कर लो, चलो शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो 3.5 hours 4 hours आप रखो, 2 ऐसे लिखो आप। और अगर आपने महीने में 4 ऐसे लिख लिए तो अभी भी आपके पास 24 ऐसेस का एक कॉर्पस तैयार हो जाएगा। 6 into 4, हाँ 24 हो गए ना, तो 24 ऐसे आपके पास तैयार होंगे। और कोशिश करो कि वो 24 ऐसे पिछले साल के पेपर के हों, प्रीवियस ईयर पेपर के। अगर वो भी लिख लिया आपने तो आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। और जहां तक बात है ड्राफ्ट की, तो देखो 2-3 ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ टॉपिक्स पहले से लिख रखे हैं, मान लो टेस्ट सीरीज में आपने लिख लिए कोई टॉपिक, तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है, उस टॉपिक का तो तैयार है, उसको तो आपको याद रखना ही है। तो उसके लिए क्या करो, याद रखने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं। पूरा ऐसे तो याद रख कोई भी नहीं रख सकता, तो उसके है ना कुछ पॉइंट्स बना लो, उसका क्रक्स बना लो। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे है आपका 1200 वर्ड्स का, तो उसका एक 200 वर्ड्स का क्रक्स बना लो कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ इसके बारे में लिखा है। जस्ट राइट लाइक अ शॉर्ट हैंड थिंग, शॉर्ट हैंड में अपना वो लिख लो कि ऐसे किस बारे में है। तो 150 to 200 वर्ड्स में, मतलब एक पेज के अंदर अंदर आपका पूरे पॉइंट बाय पॉइंट उसमें ऐसे का कवरेज हो जाना चाहिए कि आपने हर पैराग्राफ में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, मेजर पॉइंट क्या है, एक फ्लो क्या है, आपके ऐसे का फ्लो आपको पता होना चाहिए। और यही काम आपको मेन एग्जाम लिखते समय भी करना है। डोंट स्टार्ट राइटिंग द ऐसे राइट एज यू गेट द टॉपिक। थिंक फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट 15 मिनट सोचो, ठीक है। दोनों ऐसे इसके लिए मैं बोल रहा हूं, कम से कम 10 मिनट सोचने में लगाओ कि आपको क्या लिखना है, फिर 10 मिनट इसमें लगाओ कि आप किस तरह से लिखोगे, व्हाट विल बी योर फ्लो। तो वो जो पीछे रफ स्पेस होता है, मेक यूज ऑफ दैट रफ स्पेस, पीछे उसमें लिखो कि क्या क्या चीजें होंगी, है ना, क्या चीज होगी। तो उसके अंदर एक फ्लो बना लो अपना कि मेरे को ये पॉइंट लिखना है, फिर ये पॉइंट, देन दिस इज माय नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज माय कंक्लूजन। अगेन वही 100 वर्ड्स के अंदर, या और छोटा हो सकता है, दैट कुड बी जस्ट 50-60 वर्ड्स। एक फ्लो तैयार हो जाना चाहिए। अब उस फ्लो को आप बेसिस बनाकर अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करो। और जैसे जैसे आपके पैराग्राफ होते रहते हैं, गो बैक टू दैट फ्लो और द स्ट्रक्चर दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, और वहां से आप देखो कि मेरे को क्या लिखना है। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन जरूरी है। डोंट स्टार्ट राइटिंग राइट ऑफ द बैट, यानी कि जैसे ही पेपर हाथ में आया आपने देखा अरे वाह, मतलब गांधीयन फिलोसफी पे कोई क्वेश्चन आ गया, आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड, डोंट स्टार्ट राइटिंग डायरेक्टली। हाँ, अगर आपने उसी टॉपिक पे लेट्स से कि 1 महीने पहले ही आपने ऐसे लिखा है, तो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। तो अगर आपने 6 महीने पहले कोई टॉपिक लिखा था, तो भी उसके जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं, फर्स्ट रिकलेक्ट देम, राइट देम डाउन। जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं, जो क्रक्स है, उसको लिखो, 5 मिनट में हो जाएगा। अगर आपने पहले कर रखा है तो यू कैन डू इट इन 5 minutes, यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर ऐसे। Yes, thank you, sir. So last question. I know that economics is not your subject expertise, but still, how to connect economics current issues with basic economic concepts? So when I try to read NCERTs, I see many abstract concepts and very hard to connect them with current affairs. And most of the times, UPSC questions are current affairs linked with statics. So how can I connect, and how do I get better at it, the connecting part? फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी पढ़ो पहले तो अच्छे से, ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है उनको समझने की कोशिश करो। इकोनॉमी में स्टैटिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका स्टैटिक एक बार क्लियर हो गया है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज फॉर द कनेक्शन पार्ट, कीप वॉचिंग द करंट अफेयर्स वीडियोस। फॉर एग्जांपल पाथफाइंडर पे राहुल सर जो इकोनॉमी के वीडियोस बनाते हैं, या कभी कभी मैं भी बना लेता हूं, तो उनको आप देखो और कनेक्ट करो कि ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे लिंक हो रहा है मेरे स्टैटिक पार्ट से, ठीक है। जैसे अगर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हो रहा है, तो उस रिव्यू को कनेक्ट करके देखो कि मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करती है। तो वो स्टैटिक पार्ट में आपने पढ़ रखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या क्या तरीके होते हैं, व्हाट आर ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, आरबीआई, जो भी होता है। तो उसको आपको कनेक्ट करना है करंट अफेयर्स के साथ। जब उसका रिव्यू होगा तब आपको हमारे चैनल पे उसका वीडियो दिख जाएगा, वॉच दैट वीडियो एंड देन कनेक्ट टू द स्टैटिक पार्ट। तो इसमें आपको हेल्प लगेगी, और वो हेल्प या तो पाथफाइंडर से ले लो, या जहां पे भी आपको देखना पसंद है उस चैनल से आप देखो और पढ़ो। मतलब टीचर्स की हेल्प ले लो वहां पे। डोंट थिंक कि मैं उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर लूँ। डायरेक्टली करना सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक विद प्रैक्टिस, विद टाइम, यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ। हर एस्पिरेंट का अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए, है ना। देयर शुड कम अ टाइम जब टीचर की जरूरत ना रहे। अगर आपने तैयारी पूरी कर ली है, 1-2 साल आप कर चुके हैं,
तो एक ऐसा टाइम आ सकता है, बट स्टिल करंट अफेयर्स में नहीं आएगा। तो करंट अफेयर्स में आपको कनेक्शन अगर चाहिए तो यूज द यूट्यूब है, यूट्यूब एंड जो भी लेक्चर्स आपको ऑनलाइन दिख रहे हैं उनसे कनेक्ट करके आप हेल्प ले सकते हो, उनकी हेल्प से आप कनेक्ट कर सकते हो। So thank you, sir. That's all questions I had for Okay. you today. Thank you so much, Akshay, and very nice talking to you, connecting with you. I hope you crack the exam this year and you are preparing from your home, right? तो आप अच्छा कर रहे हो, you can do it. आप देखो पहले भी बहुत लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हो। एंड दिस इज माई मैसेज टू ऑल दी एस्पिरेंट्स जो कहते हैं कि हमारी तैयारी घर पे नहीं हो रही, यहाँ से नहीं हो रही, गाँव से, छोटे शहर से। तो आप अक्षय को देख सकते हो, अक्षय इज डूइंग वेरी वेल, है ना। एंड आई वॉज जस्ट हैविंग अ चैट जस्ट बिफोर वी स्टार्टेड दिस सेशन। तो अक्षय जो है, ही इज डूइंग वेरी वेल इन कॉम्बैट एज वेल। ही हैज गॉट 3 times ही हैज गॉट अ रैंक इन टॉप 10 इन एन अकेडमी कॉम्बैट। तो इससे पता चलता है कि उनकी तैयारी इस साल अच्छी है, ठीक है। तो इससे आप कभी भी डिसहार्टन मत हो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ। कीप वर्किंग हार्ड, कीप नॉकिंग एट द डोर। दरवाजा खटखटाओ, दरवाजे को धक्का दो, दरवाजा खुलेगा, ठीक है। यूपीएससी का दरवाजा है, ऑल इट नीड्स इज सम फोर्स, और वो फोर्स आपको पढ़ाई से मिलेगा। सो अक्षय, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द टॉप रैंक्स इन कॉम्बैट एंड ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिलिम्स and hope to see you soon. Maybe we'll interview you next year when you are selected in the final list. Thank you, sir. Thank you for your kind words and vote of confidence. Thank you, sir. And thank you so much, everyone, for joining us. Bye bye. Have a great day.